प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सब तंदुरुस्त होंगे तथा पढ़ाई के प्रति आप सबका उत्साह कायम होगा। बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के विज्ञान का 9वां अध्याय आनुवंशिकता एवं जैव विकास पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हम क्या कुछ जानते हैं। मनुष्य के पूर्वज कौन हैं? क्या सभी मनुष्य एक जैसे हैं? अब हम यह देखेंगे कि हम आज क्या सीखेंगे। प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में 2 विकल्प होते हैं। संतान में कौन सा लक्षण परिलक्षित होगा या माता-पिता या दोनों का सुमेल। इस तथ्य को समझने के लिए सर ग्रेगर जॉन मेंडल के प्रयोग और आनुवंशिकता का क्षेत्र में उनके योगदान को समझना होगा। मेंडल ने अपनी मोनेस्ट्री में मटर पर प्रयोग करना प्रारंभ किया, जिनके साथ आनुवंशिकता के गुणों को समझा जा सकता था। उनसे पहले बहुत से वैज्ञानिकों ने मटर एवं अन्य जीवों के वंशागत गुणों का अध्ययन किया, परंतु मेंडल ने अपने विज्ञान एवं गणितीय ज्ञान के सम्मिश्रित से आनुवंशिकता पर किए गए प्रयोगों के परिणाम दिए और इनके आधारक नियमों की चर्चा की। इन्होंने मटर के पौधों की किस्मों पर प्रयोग किए। मेंडल ने जो पहली किस्म के मटर के पौधे लिए वह बहुत लंबे थे और दूसरी किस्म के मटर के पौधे बहुत छोटे थे। इन दोनों किस्मों के पौधों को पार निषेचन कराने के बाद जो संतति पौधे उत्पन्न हुए वह सभी लंबे थे। उनमें से कोई भी मध्यम कद का नहीं था। अर्थात यह है कि पहली संतति पीढ़ी F1 में केवल पिता के ही लक्षण दिखाई दिए हैं। इन दोनों का मिश्रित प्रभाव नहीं दिखाई दिया। फिर मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे, जो कि लंबे पौधे थे, प्रारंभ में लाए। आत्मनिषेचन करवाकर F2 पीढ़ी के पौधों का अध्ययन किया। अब देखा कि F2 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे नहीं थे। इनमें से 3 हिस्सा पौधे लंबे और 1 हिस्सा पौधे बौने थे। अर्थात लंबे और बौने पौधों का अनुपात 3:1 का था। इससे यह परिणाम मिला, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में किसी भी लक्षण की 2 कापियां या प्रतिकृतियां वंशानुगत होती हैं। ये दोनों एक समान भी हो सकता है अथवा भिन्न भी। यदि यह असमान हो तो इनमें से एक प्रभावी लक्षण बड़ा टी होगा और दूसरा अप्रभावी लक्षण छोटा टी। जो मटर के पौधे लंबे थे, उनमें ऊंचाई लक्षण के दोनों जीन ऊंचे कद को प्रदर्शित करने वाले थे, जिन्हें टी के साथ दर्शाया गया है। और जो मटर के पौधे छोटे थे, उनमें ऊंचाई लक्षण के दोनों जीन बौने कद के थे, अर्थात छोटे टी। परंतु जब इन्हें पार प्रजनन अर्थात क्रॉस ब्रीडिंग किया गया, तो इस क्रॉस ब्रीडिंग को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा गया। एक ही लक्षण पर काम किया गया था, वह था पौधे का कद। इसमें सभी पौधे लंबे ही पैदा हुए। इसमें बौने कद वाले पौधे नहीं थे, अर्थात लंबे और बौने कद वाले पौधों का अनुपात 4 और बौने कद वाले पौधों का अनुपात 0 था। यह प्रक्रिया हैरान करने वाली थी। फिर मेंडल को क्रॉस ब्रीडिंग में जो 4 पौधे मिले थे, उनमें से 2 को चुना और आत्मनिषेचन करवाया, जिनमें दोनों लंबे कद और बौने कद वाले जीन हैं। अब मेंडल को जो परिणाम मिले वह आश्चर्यचकित कर देने वाले थे। इस प्रयोग के दौरान 3 लंबे पौधे और 1 बौना पौधा उत्पन्न हुआ। इसमें लंबे और बौने कद का अनुपात 3 और 1 है। इस क्रॉस में छोटे टी वाले दोनों जीन एक ही पौधे में आए, जिसके प्रभाव के कारण पौधा बौना उत्पन्न होता है।
कहने का अर्थ है कि लंबे पौधे उत्पन्न करने के लिए बड़े टी की एक ही प्रतिकृति काफी है, लेकिन पौने पौधे के लिए छोटे टी की 2 प्रतिकृतियां अर्थात टी का होना जरूरी है। उसके बाद अपनी खोज को आगे बढ़ाते हुए 2 ट्रेट चुने, एक आकार और दूसरा रंग। इस समय उन्होंने 2 मटर के पौधे लिए। एक पौधे के बीज गोल हरे बीज थे और दूसरे पौधे में झुर्रीदार पीले बीज थे। इसमें 2 जीन सेट बनाए गए, बड़ा आर छोटा वाई और छोटा आर बड़ा वाई। फिर इनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाई गई। फिर F1 संतति बड़ा आर बड़ा वाई पौधा नंबर 1, जिसमें प्रभावी एवं अप्रभावी दोनों तरह के जीन हैं। बड़ा आर बड़ा वाई पौधा नंबर 2। अब इनके 4 जीन सेट बनेंगे, जो कि इस प्रकार हैं। F1 संतति के 4 पौधों में से 2 को लेकर पार निषेचन करवाया गया। बच्चों, हमारे पास नतीजा क्या निकलता है? युग्मक 315 108 अर्थात 9:3, 101 और 32 अर्थात 3:1। पहले अनुपात में 9 गोल और पीले, 3 गोल और हरे थे, अर्थात 315 पौधे गोल और पीले थे और 108 पौधे गोल और हरे थे। दूसरे अनुपात में 101 पौधे झुर्रीदार और पीले और 32 पौधे झुर्रीदार और हरे थे। यह लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं? प्रत्येक जीव कोशिका के केंद्रक के अंदर डीएनए होता है, जिसके अंदर प्रोटीन संश्लेषण की सूचना होती है। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उस प्रोटीन का जीन कहा जाता है। शरीर में प्रोटीन इन जीन के अनुसार ही बनते हैं। हम पौधे की लंबाई के एक लक्षण को उदाहरण के रूप में लेते हैं। पौधे की लंबाई उसमें विशेष हार्मोन की मात्रा पर निर्भर करती है और हार्मोन की मात्रा उस प्रक्रम की दक्षता पर निर्भर करती है जिसके द्वारा यह उत्पादित होता है। एंजाइम इस प्रक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि यह एंजाइम दक्षता से कार्य करेगा तो हार्मोन भी पर्याप्त मात्रा में बनेगा तथा पौधा लंबा होगा। यदि इस प्रोटीन के जीन में कुछ परिवर्तन आते हैं तो बनने वाली प्रोटीन की दक्षता पर प्रभाव पड़ेगा, वह कम दक्ष होगी। बनने वाले हार्मोन की मात्रा कम होगी तथा पौधा बौना होगा। यह बात नोट करने वाली है कि लैंगिक प्रजनन के दौरान संतति के डीएनए में दोनों जनक का समान रूप से योगदान होगा। प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की 2 प्रतिकृतियां होती हैं, जिनमें से एक नर तथा दूसरी मादा जनक से प्राप्त होती है। लेकिन प्रत्येक जनन कोशिका में जीन का केवल एक ही सेट होगा। यद्यपि शरीर के साधारण कोशिका में जीन के सेट की 2 प्रतिकृतियां होती हैं। फिर यह एक सेट कैसे बनता है? वास्तव में प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की 2 प्रतिकृतियां होती हैं, जिनमें एक नर तथा दूसरी मादा जनक से प्राप्त होती है। लिंग निर्धारण। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र लिंग सूत्र होते हैं, जिन्हें X एवं Y कहते हैं। स्त्री में 2 X गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में एक X तथा एक Y गुणसूत्र होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा एक X गुणसूत्र होता है। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 X गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होता है। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में Y गुणसूत्र है तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होता है। विकास। बच्चों, अब हम बात करेंगे विकास के बारे में।
जब कुछ जीव कई पीढ़ियों तक अपने डीएनए में परिवर्तन अनुभव करते हैं तो इसे विकास कहा जाता है। विकास के कारण ही नए जीव उत्पन्न होते हैं। आओ इसे एक उदाहरण के साथ समझें। पहले चित्र में 11 लाल भृंगों का एक समूह है। इनमें एक हरी भृंगा है। चित्र में दिखाया गया कौवा इन भृंगों को खा सकता है। यह भृंगे झाड़ियों के बीच में हैं, जिनका प्राकृतिक रंग हरा है। कौवे के लिए हरी झाड़ियों में से लाल भृंगों को ढूंढना आसान है, इसलिए वह लाल भृंगों को खाएगा। झाड़ियों का हरा रंग होने के कारण हरा भृंगा कौवे को दिखाई नहीं देता। अब चित्र में 2 हरे भृंगे ज्यादा हैं, अर्थात यह कि कौवे ने पहले बहुत सारी लाल भृंगों को खा लिया। भृंगों का एक गुण यह भी है कि यह अपना रंग भी बदल सकती हैं। अब हरे रंग की भृंगों ने अपना रंग लाल रंग की ओर स्थानांतरित कर लिया। चित्र नंबर 3 में हम देखेंगे कि हरे भृंगों की संख्या काफी ज्यादा हो चुकी है और लाल भृंगों की संख्या काफी कम। धीरे धीरे सभी भृंगे हरे हो चुके हैं। इस प्रक्रम को नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है, क्योंकि उपरोक्त उदाहरण में कौवे का भृंगों को खाना, भृंगों का अपना रंग स्थानांतरण करना, यह एक प्राकृतिक घटना है। अब भृंगों की आने वाली पीढ़ी हरे रंग की होगी। इसको विकास कहा जाता है। दूसरी परिस्थिति में जनन के दौरान इस रंग की भिन्नता उत्पन्न होती है, लेकिन इस समय भृंग का रंग नीला है। चित्र नंबर 1 में कुछ भृंगे लाल रंग के और एक भृंग का रंग नीला है। अब भृंगों का रंग लाल हो या नीला, इसके साथ कौवे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह दोनों को ही पहचान सकता है। चित्र नंबर 2 को ध्यान से देखें। इसमें एक हाथी आ गया है और उसका पैर उन झाड़ियों पर पड़ा जिनके साथ जितनी भी लाल रंग की भृंगे थी वह मर चुकी हैं। इसलिए अचानक नीली भृंगे बच गई। चित्र नंबर 3 में केवल नीले रंग की भृंगे ही दिखाई दे रही हैं। इस परिस्थिति में हम देख सकते हैं कि रंग परिवर्तन के साथ उपस्थिति बनाए रखने के लिए कोई लाभ नहीं होगा। केवल एक घटना के डीएनए में परिवर्तन आया और सभी भृंगे नीले रंग की ही पैदा हुई। इसे आनुवंशिक विचलन भी कहा जाता है। अब तीसरी परिस्थिति की ओर देखते हैं, जिसमें भृंगों की संख्या बढ़ना शुरू करती है। किसी पौधे की बीमारी का शिकार हो जाती हैं, जिसके कारण भृंगों के खाने के लिए पत्तियां कम हो जाती हैं। कम खुराक मिलने के कारण वह अल्प पोषित हो जाते हैं, जिसके कारण उनके औसत भार में अपेक्षाकृत कमी आ गई, लेकिन आनुवंशिक परिवर्तन नहीं आया। जब पौधों का रोग खत्म हो गया, भृंगों को दोबारा पूरी खुराक मिलने लग गई, तो वह दोबारा तंदुरुस्त हो गई। यह विकास का उदाहरण नहीं है। इसमें डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसको स्टार्वेशन या भूखमरी कहा जाता है। एक और परिस्थिति में यदि हम चूहों की पूंछ को कई पीढ़ियों तक काटते रहें, तो भी प्रत्येक पीढ़ी में पूंछ वाले चूहे ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूंछ काटने से डीएनए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जाति उद्भव अर्थात स्पीसिएशन, जीवों का वह समूह जो आपस में जनन करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें स्पीशीज कहा जाता है। दो ऐसी समष्टियां जो आपस में जनन करने में असमर्थ हों, उन्हें दो स्वतंत्र स्पीशीज कहा जाता है। दो स्वतंत्र स्पीशीज में आपस में जनन प्रवाह नहीं हो सकता। भृंग अपने भोजन के लिए अपने चारों ओर की झाड़ियों पर ही निर्भर करते हैं, और वह झाड़ियां पर्वत श्रृंखला के बृहद क्षेत्र में दूरी तक फैली हो सकती हैं। कुछ भृंग बहुत दूर नहीं जा सकती, इसलिए भृंगों के इस विशाल समष्टि के आसपास उपसमष्टि होगी। अधिकांश जनन
इस उप समष्टि के सदस्यों के बीच में होगा। लेकिन कुछ साहसी भृंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं और यह अप्रवासी भृंग स्थानीय समष्टि के साथ जनन करेंगी, जिनके परिणाम स्वरूप अप्रवासी भृंग के जीन नई समष्टि में प्रविष्ट हो जाएंगे, जो आंशिक रूप में अलग अलग हैं। यदि इस प्रकार की दो उप समष्टियों के मध्य एक विशाल नदी आ जाए तो दोनों समष्टियां और अधिक पृथक हो जाएंगी। उत्तरोत्तर पीढ़ियों में आनुवंशिक विचलन प्रत्येक उप समष्टि में विभिन्न परिवर्तनों का संग्रहण हो जाएगा। आनुवंशिक विचलन एवं प्राकृतिक चयन के संयुक्त प्रभाव के कारण प्रत्येक समष्टि एक दूसरे से अधिक भिन्न होती जाती है और इन समष्टियों के सदस्य आपस में जनन करने में असमर्थ हो जाएंगे। उपरोक्त के परिणाम स्वरूप नई स्पीशीज का उद्भव होता है। पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति, विकास एवं वर्गीकरण और विकासीय संबंध खोजना। चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत हमें बताते हैं कि पृथ्वी पर सरल रूपों से जटिल रूपों वाले जीवों का विकास किस प्रकार हुआ। मेंडल के प्रयोगों ने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों की आनुवंशिकता की कार्यविधि का पता लगाया, लेकिन इन दोनों वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताने में असमर्थता दर्शाई। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक JBS हैल्डेन, जो कि बाद में भारत के नागरिक बने, 1929 में सुझाव दिया कि जीवों की उत्पत्ति उन सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई होगी जो कि उस समय बने थे जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी। उनकी कल्पना के अनुसार पृथ्वी पर उस समय का पर्यावरण पृथ्वी के वर्तमान पर्यावरण से बहुत भिन्न था। प्रारंभिक पर्यावरण में हो सकता है कि कुछ जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण हुआ हो जो जीवन की उपस्थिति के लिए आवश्यक थे। उनके अनुसार सबसे पहले जीव बहुत सारी रासायनिक संश्लेषणों द्वारा उत्पन्न हुए होंगे, लेकिन सोचने वाली बात है कि कार्बन अणु किस प्रकार उत्पन्न हुआ होगा। इस बात का जवाब स्टैनले लॉयड मिलर और हेरोल्ड यूरे ने 1953 में किए गए प्रयोगों के आधार पर ढूंढा। उन्होंने अपने प्रयोग में कार्यविधि में कृत्रिम रूप में ऐसे पर्यावरण की सृजना की जो संभव रूप में आधारभूत पर्यावरण के समय पृथ्वी पर था। इस पर्यावरण में अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड के अणु थे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं थी। इसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कुछ कम रखा गया था। गैसों के मिश्रण में से बिजली की चिंगारियां उत्पन्न की गई, जैसे कि आसमान में बिजली होती है। एक हफ्ते बाद 15% कार्बन सरल कार्बनी में बदल गया। इसमें अमीनो अम्ल भी संश्लेषित हुए जो प्रोटीन के अणुओं का निर्माण करते थे। विकास एवं वर्गीकरण। विकास के सिद्धांतों के आधार पर हम अपने चहुं ओर पाई जाने वाली विभिन्न स्पीशीज के बीच विकासीय संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसे समझने के लिए हमें लंबे समय से पीछे जाना पड़ेगा। हम ऐसा विभिन्न स्पीशीज के अभिलक्षणों के पदानुक्रम का निर्धारण करके कर सकते हैं। समानता वाले जीवों को हम एक समूह में रखते हैं, फिर हम उनका अध्ययन करते हैं। इसके लिए कौन से अभिलक्षण जीवों के मध्य आधारभूत विभिन्नताओं का निर्णय करते हैं तथा कौन से अभिलक्षण कम महत्वपूर्ण अंतरों का निर्णय लेते हैं। अभिलक्षणों से हमारा क्या अभिप्राय है? बाह्य आकृति अथवा व्यवहार का विवरण अभिलक्षण कहलाता है। अभिलक्षणों को गुण भी कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में विशेष स्वरूप अथवा विशेष प्रकार्य अभिलक्षण कहलाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, यह भी एक अभिलक्षण है। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है।
कोशिका के अभिकल्प का आधारभूत अभिलक्षण का एक उदाहरण कोशिका में केंद्रक का होना या ना होना है, जो विभिन्न जीवों में भिन्न होता है। केंद्रक युक्त कोशिका वाले जीवों के एक कोशिक अथवा बहुकोशिक होने का गुण शारीरिक अभिकल्प में एक आधारभूत अंतर दर्शाता है, जो कोशिकाओं एवं ऊतकों के विशिष्टीकरण के कारण होता है। अब बहुकोशिक जीवों में वह जीव जिनमें प्रकाश संश्लेषण का होना या ना होना वर्गीकरण का अगला स्तर है। वह बहुकोशिक जीव जिनमें कंकाल शरीर के अंदर होता है या बाहर, यह अभिकल्प में एक आधारभूत अंतर है। अब थोड़े से प्रश्न जो हमने यहाँ पर पूछे हैं, इनके द्वारा भी हम देख सकते हैं कि पदानुक्रम विकसित हो रहा है, जिसके आधार पर वर्गीकरण के लिए समूह बना सकते हैं। दो स्पीशीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे, उनका संबंध भी उतना ही निकट का होगा। जितनी अधिक समानताएं उनमें होंगी, उनका उद्भव भी निकट अतीत के समान पूर्वजों से हुआ होगा। जैसे कि एक भाई एवं बहन अति निकट संबंधी हैं, उनमें से पहली पीढ़ी में उनके पूर्वज समान थे, अर्थात वह एक ही माता पिता की संतान है। लड़की के चचेरे ममेरे भाई बहन भी उससे संबंधित हैं, परंतु उसके अपने भाई से कम हैं, अर्थात दादा दादी जो उनसे 2 पीढ़ी पहले के हैं। विकासीय संबंध खोजना। जब हम विकासीय संबंधों को जानने का प्रयास करते हैं, तो हम समान अभिलक्षणों की पहचान किस प्रकार करते हैं? विभिन्न जीवों में यह अभिलक्षण समान होंगे, क्योंकि वे समान जनक से वंशानुगत हुए हैं। उदाहरण के तौर पर इस वास्तविकता को ही लेते हैं कि पक्षियों, सरीसृप एवं जल स्थलचर की भांति ही स्तनधारियों के 4 पैर होते हैं। सभी में पादों की आधारभूत संरचना एक समान है। यदि विभिन्न कशेरुकों में भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए इनमें रूपांतरण हुआ है, तथापि पैर की आधारभूत संरचना एक समान है। ऐसे समजात अभिलक्षण से भिन्न दिखाई देने वाली विभिन्न स्पीशीज के बीच विकासीय संबंध की पहचान करने में सहायता मिलती है, परंतु केवल किसी अंग की आकृति में समानताएं होने का एकमात्र कारण समान पूर्वज परंपरा नहीं है। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख के विषय में आपका क्या विचार है? सोचो कि पक्षी एवं चमगादड़ के पंख होते हैं, परंतु गिलहरी एवं छिपकली के नहीं। तो सोचने वाली बात है कि चमगादड़ एवं पक्षियों के बीच संबंध गिलहरी अथवा छिपकली की अपेक्षा अधिक घनिष्ठ हैं। बारीकी के साथ देखने पर पता लगता है कि चमगादड़ों के पंख मुख्यतः उनकी दीर्घित अंगुली के मध्य की त्वचा के फैलने से बना है, परंतु पक्षी के पंख उसकी पूरी अग्रबाहु की त्वचा के फैलाव से बनता है, जो परों से ढकी रहती है। अतः 2 पंखों के अभिकल्प, उनकी संरचना एवं संघटकों में बहुत अंतर है। वे एक जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि वे उड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, परंतु सभी की उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं है। इसलिए उन्हें समरूप अभिलक्षण बनाता है, ना कि समजात अभिलक्षण। जीवाश्म। हम कैसे जान पाते हैं कि ये विलुप्त स्पीशीज कभी अस्तित्व में भी थी? यह हम जीवाश्म द्वारा ही जान पाते हैं। जीवाश्म क्या है? सामान्यतः जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण इनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए, यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूखकर कठोर हो जाए तथा उसमें कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाए, जीव के इस प्रकार के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। साक्षेप। यदि हम किसी स्थान की खुदाई करते हैं तो एक गहराई तक खोदने के बाद हमें जीवाश्म मिलने प्रारंभ हो जाते हैं।
जो जीवाश्म पृथ्वी की सतह से मिलते हैं वह उन जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए हैं जो कि हमें पृथ्वी की गहराई से मिले हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जितनी गहराई से जीवाश्म मिलेगा वह उतना ही पुराना होगा। फॉसिल डेटिंग, इसमें जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व की विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। जीवाश्म एक के बाद एक परत कैसे बनाते हैं? कल्पना की जाए कि कुछ जीवों की मृत्यु हो जाती है तथा वे रेत में दब जाते हैं। धीरे धीरे और अधिक रेत एकत्र होती जाती है तथा अधिक दाब के कारण चट्टान बन जाती है। इसके काफ़ी समय उपरांत मृदा अपरदन के कारण कुछ चट्टानें फट जाती हैं। चट्टानों के फट जाने के बाद जीवाश्म प्रकट होते हैं। जैसे हम गहरी खुदाई करते जाते हैं वैसे वैसे पुराने और पुराने जीवाश्म प्राप्त होते हैं। विकास के चरण। बच्चों, सोचने वाली बात है कि यदि जटिल अंग, उदाहरण के लिए आँख का चयन, उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है तो वे डीएनए में मात्र एक परिवर्तन द्वारा किस प्रकार संभव है? निश्चित रूप से ऐसे जटिल अंगों का विकास क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि बीज के परिवर्तन किस प्रकार चयनित होते हैं। इसके लिए अनेक संभावित स्पष्टीकरण हैं। एक बीज का चरण, जैसे कि अल्पवर्धित आँख, किसी सीमा तक उपयोगी हो सकती है। यह योग्यता को लाभ के लिए पर्याप्त हो सकता है। वास्तव में पंख की तरह आँख भी एक व्यापक अनुकूलन है। यह कीटों में भी है, ऑक्टोपस में भी तथा कशेरुकी में भी है। आँख की संरचना इन सभी जीवों में भिन्न भिन्न है, जिसका मुख्य कारण अलग अलग विकासीय उत्पत्ति है। एक परिवर्तन जो एक गुण के लिए उपयोगी है, कालांतर में किसी अन्य कार्य के लिए भी उपयोगी हो सकता है। उदाहरण के लिए कुछ डायनासोर के पर थे जो ठंडे मौसम में ऊष्मारोधन के लिए विकसित हुए थे। कालांतर में उड़ने के लिए भी उपयोगी हो गए, लेकिन डायनासोर में नहीं, पक्षियों में। डायनासोर सरीसृप थे। इससे हम यह अर्थ निकाल सकते हैं कि पक्षी बहुत निकटता से सरीसृप से संबंधित हैं, अर्थात बहुत अधिक भिन्न दिखने वाली संरचनाएं एक समान परिकल्प से विकसित हो सकती हैं। जीवाश्म में अगर हम अंगों की संरचना का विवेचन करें तो यह पता चलता है कि विकासीय संबंध कितना पीछे जा सकता है। इसके उदाहरण जंगली गोभी, जो 2000 वर्ष पूर्व से मनुष्य जंगली गोभी को एक खाद्य पौधे के रूप में उगाता था तथा उसके चयन द्वारा इससे विभिन्न सब्जियां विकसित की गई, परंतु यह प्राकृतिक वर्ण ना होकर कृत्रिम चयन है। कुछ किसान इसकी पत्तियों के बीच की दूरी को कम करना चाहते थे, जिससे पत्ता गोभी का विकास हुआ, जिसे हम खाते हैं। कुछ किसान पुष्पों की वृद्धि रोकना चाहते थे, जिसे ब्रोकली कहते हैं। बंध्य पुष्पों से फूल गोभी विकसित हुई। कुछ ने फूले हुए भाग का चयन किया, अतः गांठ गोभी विकसित हुई। कुछ ने केवल चौड़ी पत्तियों को ही पसंद किया तथा केल नामक सब्जी का विकास किया। यदि मनुष्य ने स्वयं ऐसा नहीं किया होता तो क्या हम कभी ऐसा सोच सकते थे कि उपरोक्त सभी समान जनक से विकसित हुई हैं? विकासीय संबंध खोजने का एक अन्य तरीका उस मौलिक परिकल्पना पर निर्भर करता है जिससे हमने प्रारंभ किया था। जनन के दौरान डीएनए में होने वाले परिवर्तन विकास की आधारभूत घटना है। यदि यह सत्य है तो विभिन्न स्पीशीज के डीएनए की संरचना की तुलना से हम सीधे ही इसका निर्धारण कर सकते हैं कि इन स्पीशीज के उद्भव के दौरान डीएनए में क्या-क्या परिवर्तन आए। आणविक जातिवृत्त। सोचो, जब कोशिका विभाजन के समय डीएनए में होने वाले परिवर्तन से उस प्रोटीन में भी परिवर्तन आएगा जो नए डीएनए से बनेगी। यह परिवर्तन उत्तरोत्तर पीढ़ियों में संचित होते जाएंगे। आणविक जातिवृत्त से यह पता चलता है
कि यह परिवर्तन किस समय हुए। दोहराई, जनन के समय उत्पन्न विभिन्नताएं वंशानुगत हो सकती हैं। अभिलक्षण प्रभावी एवं अप्रभावी दोनों प्रकार के होते हैं। संतान में गुणसूत्रों की संख्या स्थिर रहती है, जो कि स्पीशीज के डीएनए की स्थिरता निश्चित करती है। विभिन्न लक्षण किसी जीव में स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। मानव में लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि पिता से मिलने वाले गुणसूत्र X लड़कियों के लिए अथवा Y लड़कों के लिए किस प्रकार के हैं। विकासीय संबंधों को जीवों के वर्गीकरण में ढूंढा जा सकता है। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और आशा करती हूँ कि आपको इन सब के उत्तर आते ही होंगे। मेरा सबसे पहला प्रश्न है, मनुष्य के बच्चे का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र लिंग सूत्र हैं, जिन्हें X एवं Y कहते हैं। स्त्री में 2X गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में एक X तथा एक Y गुणसूत्र होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा एक X गुणसूत्र होता है। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2X गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में Y गुणसूत्र हैं तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होता है। मेरा अगला प्रश्न, समजात अंग कौन से होते हैं। वे अंग जिनकी आधारभूत संरचना एक समान है, यद्यपि भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए इनमें रूपांतरण हुआ है, उन्हें समजात अंग कहते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, आनुवंशिक और ग्रहण लक्षण कौन से हैं। वह लक्षण जो डीएनए में परिवर्तन के कारण आते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं, तथा वह लक्षण जो जीव द्वारा अपने जीवन काल में ग्रहण किए जाते हैं उन्हें ग्रहण लक्षण कहते हैं। अगला प्रश्न, जीवाश्म क्या होते हैं, यह किस प्रकार बनते हैं। जीव के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। मेरा अगला प्रश्न, यह कैसे पता लगाया जा सकता है कि जीवाश्म कितने पुराने हैं। जीवाश्म कितने पुराने हैं यह पता लगाने की 2 तकनीकें हैं। सबसे पहला है साक्षेप, जिसमें हम जीवाश्म पृथ्वी की सतह से मिलते हैं, वह उन जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए हैं जो कि हमें पृथ्वी की गहराई से मिले हैं। दूसरा तरीका है फॉसिल डेटिंग। इसमें जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। इसी के साथ हमारा यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप सबको यह अध्याय अच्छे से समझ आ गया होगा। बच्चों, तंदुरुस्त रहें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। धन्यवाद।